हैं? दान तो हम दे देंगे, हेलो, पर देंगे कब? चलो, अब इसमें आधा से ज्यादा क्वेश्चन देखो, हमने परसों जो सॉल्व किए थे उसमें आधा से ज्यादा क्वेश्चन थे जो सॉल्व किए, मतलब जो बताए थे मैंने, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए थे, एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे, वो गलत नहीं होने चाहिए। देखो, जो नया क्वेश्चन है, जो आपके लिए नया है, वो गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार सही कर लेंगे उसको। पर जो पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, लिखा हुआ है, वो गलत नहीं होना चाहिए। मैं अभी देख रहा था इसको सुबह, दिन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिले जो हमने केवल बताए थे कि यहाँ से निकलती है ऐसा ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने समझाए थे, अगर याद रखे होंगे तो। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है 3-4 क्वेश्चन तो आए ही होंगे जो इस वाले पेपर में, जो आप सही कर सकते हो, सुन के सही कर सकते हो, जो हमने सुने हैं। सुने मतलब उस दिन सॉल्यूशन से। ठीक है, कहाँ चले गए? ठीक है, कहाँ गए हो? चलो, चलो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास, चलो तो पहला हमारे पास था, अब ये तुमने बताना है ये, ठीक है, तुमने बताना है, बोलते रहो चीजों को, कहाँ कहाँ पर लगते हैं, क्या क्या लगते हैं, जो मिसलिनियस होगा, जो नहीं पता हुआ मैं बता दूंगा तुम्हें। चलो, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा, पहला क्वेश्चन हमारे पास, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? वो कौन सा हिमालय हो जाएगा? तुमने मध्य बोला किसी ने? नहीं नहीं, बाह्य हिमालय क्षेत्र। बाह्य का मतलब हमारे पास कौन सा होता है? बाह्य का मतलब कौन सा? शिवालिक क्षेत्र। तो वैसे की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सर्वाधिक जो वर्षा है शिवालिक क्षेत्र में होती है। और अगर कभी कम की वर्षा आएगा तो सबसे कम वर्षा हमारे पास कहां पर होती है? बृहद हिमालय वाले क्षेत्र में सबसे कम वर्षा हमारे पास होती है। हिमालय की विभाजन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हिमालय में हमने कई विभाजनों को यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, विभाजनों की अगर बात करते हैं तो हमने कहा कि भाई ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। फिर हमने कहा कि भाई कौन सा सिद्धांत, हमने परसों ही पढ़ा था, कौन सा सिद्धांत? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कौन से सागर में हुआ था? तैतीस सागर में। इसीलिए हिमालय को, तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता है। इसको भाई इसी को, इस कोबर भूसन्नति को अगर मैं देखा तो वलित पर्वतनों का क्या पालना भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसी हिमालय में। फिर अगर हम बरसात की अगर बात करते हैं उत्तराखंड में, तो सर्व अगर भारत की वर्षा की अगर भारत की बात करते हैं तो लगभग भारत की वर्षा जो है लगभग हमारे पास अधिकतम 125 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको ये याद रखना है लगभग 118 से 125 सेंटीमीटर। उत्तराखंड की अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? ये उत्तराखंड का वर्षा में चेरापूंजी किसे कहा जाता है? नरेंद्र नगर को। ठीक है, फिर हमने वर्षा की बात करी, वर्षा कहां कहां पर, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? नहीं, वैसे अगर हम क्षेत्रों की बात करें, जैसे हमने नरेंद्र नगर कहा, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है हमारे पास? हमारे पास जैसे नरेंद्र नगर हो गया, उसके बाद हमारे पास कौन सा हो जाता है? राजपुर वाला जो क्षेत्र हो जाता है, मसूरी। ठीक है, यहाँ पर वर्षा, और सबसे ज्यादा जो वर्षा उत्तराखंड में जहां पर होती है, जिसको हम उत्तराखंड का चेरापूंजी कहते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? नरेंद्र नगर। ठीक है, चलो, दूसरा, काली और गोरी नदियों के संगम पर, ठीक है, के संगम पर मनाए जाने वाला मेला कौन सा लगता है? काली और गोरी के तट पर हमारे पास कौन सा लगता है? जौलजीबी मेला। ठीक है, हमने कहा जौलजीबी मेला लगता है कहां पर लगता है बेटा? पिथौरागढ़ में। जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ में कब? 1940 से। यहीं पिथौरागढ़ में हमने एक मेला की और बात की थी, जिसको हमने किस मेला के नाम से जाना था? बताओ जरा फटाफट। थल मेला। थल मेला 1914 में, ये भी कहां पर लगता है हमारे पास? पिथौरागढ़ में जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, किस पर लगता है? तो काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। ठीक है, उत्तरायणी मेला की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर लगता है? ठीक है, बागेश्वर में लगता है बेटा। ठीक है, बागेश्वर में। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो सरयू नदी के किनारे पर उत्तरायणी मेला का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, सरयू के बगड़ में, वो गाना सुना तुमने? ठीक है, सरयू का बगड़ में, कौन कौन सा है वो गीत का? पप्पू कार्की। ठीक है, उसका गाना था। ठीक है, तो सरयू का बगड़ में ये उत्तरायणी मेला, ठीक है, यहाँ पर लगता है। बगवाल मेला की अगर बात करते हैं तो बगवाल मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा। कहां पर? चंपावत में। ठीक है, इस बगवाल मेले का यानी दीपावली के दिन इसका किया जाता है, दो धड़ में इसको विभाजित जाता है। पहले क्या डालते थे? पत्थर करते थे, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के स्टे के बाद यहाँ क्या करते हैं? फूलों की वर्षा जो है एक दूसरे पर की जाती है। ठीक है, हाँ हाँ, अब कर दिया। ये चौथी नहीं है, इसको क्या कर देना बेटा? चैती कर देना। चैती मेला कहाँ पर है? हाँ, यूएस नगर में। ठीक है, कहाँ पर लगता है? हाँ बताओ, बोलते रहो। ठीक है, कहाँ पर लगता है? काशीपुर में। ठीक है, चैती मेला। ठीक है, एक मेला और है हमारे पास, वो है हमारे पास कौन सा? रुद्रपुर में जो लगा है अटारिया मेला। अटारिया मेला कहाँ पर लगता है? रुद्रपुर में लगता है। ठीक है, किसने? क्योंकि यहाँ पर क्या है? अटारी देवी का ये चैती मेला कौन से में, अगर कभी आए तो बाला सुंदरी।
ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर, बाला सुंदरी के मंदिर में लगता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, काशीपुर रुद्रपुर में लगने अटारिया मेला की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है रुद्रचंद था, रुद्रचंद ने यहाँ पर अटारिया देवी मंदिर का क्या किया था, निर्माण किया था, इसलिए यहाँ पर अटारिया मेला जो है यहाँ पर लगता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, भिलंगना भागीरथी जो नदी है कि मुख्य सहायक नदी है, उसका उद्गम स्थल है भिलंगना। भिलंगना का आपने बताया कौन सा हो जाएगा, सी हमारे पास खतलिंग ग्लेशियर यहाँ पर हो जाएगा। इसी खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी आती है और भागीरथी में मिलती है बेटा। ठीक है, हमारे पास कहाँ पर मिलती है, गणेश प्रयाग में, हमारे पास कहाँ पर मिलती है, गणेश प्रयाग में। ठीक है, अब तो क्या हो गया, वो डूब गया है। ठीक है, यहाँ पर मिलती थी। भिलंगना की अगर सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी हो जाएंगी बताओ, तो हमारे पास दूध गंगा हो जाएगी, हमारे पास बाल गंगा, दूध गंगा, बाल गंगा, मेदे गंगा, और हमारे पास कौन सी, धर्म गंगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, भिलंगना की सहायक नदी हो जाएंगी। पिंडारी ग्लेशियर की अगर बात करते हैं तो पिंडारी ग्लेशियर से हमारे पास कौन सी नदी निकलती है, हमारे पास पिंडर नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकल, और यही पिंडर नदी किसकी सहायक नदी हो जाती है हमारे पास बेटा, अलकनंदा की सहायक नदी हो जाएगी। और अलकनंदा पिंडर जो है कहाँ पर मिलते हैं, कौन सा प्रयाग का निर्माण करते हैं, तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करते हैं। ठीक है, गौमुख की अगर बात आएगी तो गौमुख से हमारे पास कौन सी नदी निकलती है, हाँ कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी जो है यहाँ से मिलती है। और फिर भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में, जहां से क्या बनती है, जहां से किसका उद्भव, गंगा, जहां से नाम से ये जानी जाती है। चलो अगला, ब्रिटिश गढ़वाल का जनपद मुख्यालय पौड़ी में किस वर्ष लाया गया था हमारे पास, तो चौथा आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा बेटा 1840 में। अच्छा, पौड़ी को सबसे पहले पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना अगर होती है तो कुछ किताबों में बेटा 1839 है, कुछ किताबों में इसको 40 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तब जाकर बना, और 1840 में हमने पौड़ी को फिर क्या कर दिया, यहाँ पर इसका मुख्यालय जो है, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय यहाँ पर बना दिया। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में अगर बात करते हैं, किससे संबंधित थे, तो हमारे पास किससे थे बताओ, हाँ रॉयल गढ़वाल राइफल से, यानी 2/18 गढ़वाल राइफल्स, हमारे पास रॉयल गढ़वाल राइफल्स 2/18 से संबंधित थे वीरचंद गढ़वाली। ठीक है, वीरचंद जो था चंद सिंह गढ़वाली। ठीक है, तो गढ़वाली इनका उपनाम था, चंद सिंह भंडारी इनका नाम था। ठीक है, तो गढ़वाली थे, गढ़वाली से थे, इस रेजिमेंट में हुआ करते थे। किस कांड से संबंधित है, पेशावर कांड। कब हुआ था पेशावर कांड, कब हुआ था बेटा, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड जो है यहाँ पर हो जाता है। इस समय अगर हम बात करते हैं 1930 की अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समय चल रहा है भारत में। ठीक है, और यहीं पर नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था वहां पर ये लोग जो है पश्तून, ठीक है, एक था जिसको हम खुदाई खिदमतगार, ठीक है, कौन था नेतृत्व करता, खान अब्दुल खान गफ्फार। ठीक है, वो कर रहे थे, जिनको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और जब ये आंदोलन कर रहे थे तो इन पर गोलियां चलाने के लिए जब कहा तो भाई किसने आदेश दिया था, कभी अगर ये बात आई तो किसने आदेश दिया था बेटा, कर्नल रिकेट ने। ठीक है, इस मेजर रिकेट ने जो है आदेश दिया कि भाई गोलियां चलाओ, लेकिन गढ़वाली ने देखा कि निहत्थे अफगान सैनिक है, इन पर नहीं चलाई, और फिर कह दिया सीज फायर। और जब सीज फायर किया, गोलियां नहीं चलाई, रिकेट का आदेश नहीं माना, तो इनको पकड़कर फिर क्या कर दिया गया बेटा, जेल में डाल दिया गया। ठीक हो गया, तो ये ध्यान रखना। ये जो घटना है ये किस घटना के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है, पेशावर कांड के नाम से इस घटना को जानते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल दिवस मनाने की घटना भी हुई थी, फिर यहीं से मोतीलाल नेहरू ने फिर क्या किया था, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, सन 1902 में गढ़वाल समाचार जो पत्रिका थी, ठीक है, इसका प्रकाशन किसने किया था, गढ़वाल समाचार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, पंडित गिरजादत्त नैथानी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हो जाएगा, पंडित गिरजादत्त नैथानी। फिर यहीं से एक और भी आता है हमारे पास, 1950 में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, गढ़वाली जो एक पत्रिका थी उसका संपादन भी किसने किया था, गिरजा प्रसाद नैथानी के द्वारा ही उसका संपादन जो है यहाँ पर कर दिया गया था। ठीक है, फिर चलो फिर अगले अगर हम बात करते हैं बीडी चंदोला। बीडी चंदोला विशंबर दत्त जो चंदोला थे, इन बीडी चंदोला को क्या कहा जाता है बेटा, उत्तराखंड में पत्रकारिता का, हाँ उत्तराखंड में पत्रकारिता का क्या कहा जाता है, पितामह भी कहा जाता है इन्हीं बीडी चंदोला को। ठीक है, अल्मोड़ा का जो डिबेटिंग क्लब था, ठीक है, तो हमने कहा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी बेटा, बताओ जरा फटाफट बताओ, हाँ बोलते रहो मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, 1870 में अल्मोड़ा में क्या की गई थी, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, यही लोग थे इसमें, गिरजादत्त नैथानी, ठीक है, बद्रीदत्त, ये सब लोग थे। डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई और इसी क्लब के द्वारा जो है 1871 में एक अखबार निकाला गया अल्मोड़ा से, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्मोड़ा अखबार जो है यहाँ पर कहते हैं। फिर इसी अल्मोड़ा अखबार को बंद कब कर दिया गया था बेटा, 1918 में। किसने, जो लोमस, ठीक है, लोमस की जो है क्रिटिसाइज किया था, किसने किया था, बताते रहो किसने किया, मैं अपना रिवीजन थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है,
मैं तो तुम्हें केवल बता रहा हूँ, बताओ फटाफट बताते रहो क्या हुआ, बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया। लोमस साहब, वो कहानी में बाद में बताऊंगा तुम्हें, एक कूली थी, ये कूली जो करते थे, ठीक है। तो भाई यहाँ से बहुत चीजें जोड़ सकते हो बेटा, एक साथ जोड़ना सीखो फटाफट फटाफट। क्या हुआ, बद्रीदत्त पांडे ने 1918 में क्या किया, ये जो ये लोमस ऋषि क्रिटिसाइज किया, लोमस ने क्या लगा, उन पर पेनल्टी लगा दी, अखबार को बंद कर दिया, अखबार बंद हुआ तो 1918 में, बहुत बढ़िया, 1918 में शक्ति नामक एक चला है, जिसको किसने किया था, जिसका पहले हमारे पास कौन थे, जैसे डिबेटिंग क्लब बुद्धि बल्लभ पंत थे, तो पहले कौन थे, शक्ति बुद्धि बल्लभ पंत, उसके बाद कौन आया, फिर बद्रीदत्त पांडे, इन सब ने क्या किया, उसका प्रकाशन किया, ठीक है। और फिर जब ये खत्म हुआ तो यहीं पर एक और चलता था, एक और अखबार होता था जिसका नाम था बेटा पुरुषार्थ, और इसी पुरुषार्थ में यहीं से ही क्या कहा गया था, एक बात कही गई, ठीक है, क्या, एक गोली के तीन शिकार, कौन सा, कूली, बेगार और अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर कहा गया था इसी समय पर, ठीक हो गया, 1921 में पुरुषार्थ के द्वारा यहाँ पर कहा गया, ठीक हो गया। कहाँ थे हम, ऊपर वाले में नीचे वाले, हाँ पाइनियर का समकालीन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये पाइनियर, ठीक है। तो अपोजिट में करते थे, क्योंकि पाइनियर उस समय कौन था, वो अंग्रेजों के द्वारा वो करता था, उसके समर्थन में चलता था, ठीक है। तो इसके समकालीन वो हुआ करता था पाइनियर। कभी आया ना अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो खैर वो तो बहुत डीप वाली हो जाएंगी फिर चीजें, चलो कौन सा था हमारे पास, हाँ 7, अच्छा 1901 में स्थापित गढ़वाल यूनियन, 1901 में गढ़वाल जो यूनियन स्थापित का सदस्य कौन नहीं था, कौन नहीं था इसमें, एक ही नाम है जो आपको अलग सा दिख रहा है, कौन सा, पदम सिंह नेगी, ठीक है। यहीं पर एक चीज और लिख लेना थोड़ा सा, गढ़वाल हितकारिणी सभा, इसी का नाम, इस गढ़वाल जो यूनियन है ना, एक नाम और भी मिलता है, इसको ध्यान रखना, गढ़वाल हित का, हिंदी में गढ़वाल हितकारिणी सभा, गढ़वाल हितकारिणी सभा, ये भी इसी समय की है, ठीक है। विश्वनाथ चंदोला, तारादत्त गहरोला, ठीक है, चंद्रमोहन रतुड़ी, ये सब आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो फिर अगले की अगर बात करते हैं, प्रजामंडल आंदोलन किससे संबंधित था, टिहरी गढ़वाल से। प्रजामंडल के लिए नरेंद्र शाह के समय में यह आंदोलन हुआ था, ताकि भाई प्रजा को किस तरीके से बनाए, फिर वहां संविधान बना, ठीक है, रक्षा समझौता हुआ, ये सारी चीजें। तो प्रजामंडल जो आंदोलन था ये टिहरी गढ़वाल से ही संबंधित था, ठीक है। चलो अगला, उत्तराखंड से कितने सांसदों को भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व दिया गया है, कितने सांसदों को दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास सीधा हो जाएगा कौन सा, 8 को। 8 की अगर हम बात करते हैं तो इन 8 में 5 हमारे पास कहां से हो जाएंगे, लोकसभा से हो जाएंगे, और 3 हमारे पास कहां से हो जाएंगे, राज्यसभा से यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 8। पंचायतन शैली किससे संबंधित है, तो पंचायतन शैली किससे संबंधित है बेटा, मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायतन शैली किसे कहते हैं, हमारे पास जैसे जागेश्वर समूह वगैरह है, ठीक है। पंचायतन शैली का मतलब होता है एक मुख्य मंदिर होता है बेटा, और उस मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर क्या होते हैं, क्या इस तरीके से क्या होते हैं, वहां पर छोटे छोटे 4 कोनों पर मंदिरों के छोटे छोटे समूह होते हैं, उसे किस प्रकार की शैली कहते हैं, पंचायतन शैली कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ फासना शैली भी है, ठीक है, हमारे पास जैसे हूणों की शैली है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास हूण शैली है, हमारे पास मुगल शैली है, हमारे पास नागर शैली है, ठीक है। इस प्रकार के मंदिर जो है हमारे यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा कि घरेलू मकानों से निर्माण, या यहाँ पर अगर आप भूकंप भी जोड़ दोगे यहाँ पर अगर, तो भूकंप से निरोधी जो मकान होते हैं, इनके निर्माण से संबंधित एक 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 हाँ हमारे पास होती, बहुत बढ़िया, कौन सी होती है हमारे पास, कोटी बनाल, परसों भी बता रखा है, कोटी बनाल किससे संबंधित है, भवन निर्माण, भूकंप रोधी जो है। और ये इस प्रकार के घर हमें कहाँ मिलते हैं, कोटी बनाल टाइप के घर कहाँ मिलते हैं, उत्तरकाशी में हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन में था उस समय, ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ठीक है, परसों ही बता रखे हैं, तो कोई उदाहरण वो भी समझाए थे मैंने परसों कि प्रकाश होगा तो कहाँ होगा, ठीक है, प्रकाश पहुंचेगा तो कहाँ पहुंचेगा, कवि में, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा आंसर, हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, फतेह प्रकाश कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, कवि। अगर फतेह शाह कर्ण आया तो, फतेह शाह कर्ण आया तो हमने कहा कानों के पीछे क्या रहते हैं, बाल, जटाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जटाधर, ठीक है। फिर अगर हमारे पास आ जाएगा मतीराम, मतीराम की कौन सी हो जाएगी, बताओ बताओ जरा, मतीराम की कौन सी हो जाएगी, मतीराम की हो जाएगी वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी, ठीक है। और अगर आया वृत्त विचार तो, ठीक है, अगर वृत्त विचार आया तो, वृत्त विचार आया तो फिर हमारे पास आंसर हो जाएगा कौन सा, सुखदेव, कौन सा आ जाएगा, सुखदेव, ठीक है। जब मन में क्या आएंगे,
अच्छे विचार आएंगे तो मन को क्या मिलता है, सुख की अनुभूति होती है, ऐसे याद रख लो। तो वृत्त कौमुदी आया तो मतिराम हो जाएगा, और वृत्त विचार आएगा तो कौन सा हो जाएगा, वृत्त विचार आएगा तो सुखदेव यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, निम्न जनपदों में से कौन एक सर्वाधिक नगरीकृत है, तो कौन सा हो जाएगा, देहरादून सबसे ज्यादा नगरीकृत हो जाएगा। अगर हम कम की बात करते हैं, सबसे कम नगरीकृत, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बागेश्वर हो जाएगा। या फिर अगर इसको ऐसे भी आ सकता है कि सबसे ग्रामीण, ठीक है, कौन सा सबसे ग्रामीण है, तो कौन सा हो जाएगा, बागेश्वर। परसेंटेज में भी वही है और वो भी वही है हमारे पास। ठीक है। चलो गढ़वाल भ्रातृ मंडल 1907 में कौन था संस्थापक, गढ़वाल भ्रातृ मंडल 1907 का संस्थापक कौन था बेटा, मथुरा प्रसाद मैथानी यहाँ पर हो जाएगा 1907 में। कहाँ पर इसकी स्थापना होती है, लखनऊ में। कहाँ पर होती है इसकी स्थापना, लखनऊ में होती है। और इसी का 1908 में पहला जो सम्मेलन होगा वो होगा बेटा कोटद्वार में। ठीक है, और इसका कोटद्वार में सम्मेलन होगा। पहला व्यक्ति और कौन था, कुलानंद बर्थ, ठीक है, बर्थवाल। ठीक है, हमारे पास कौन सा हो जाएगा, कुलानंद बर्थवाल। ठीक है, 1908 में कोटद्वार में इसकी क्या करेंगे, अध्यक्ष, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे हमारे पास कुलानंद बर्थवाल। बीडी चंदोला हमने अभी बता दिया कौन था, उत्तराखंड में भीष्म का मतलब पत्रकारिता का भीष्म पिता इनको माना जाता है। ठीक हो गया। चलो कुछ और है, इनको लिख लो जरा, कौन कौन से हमारे पास। ठीक है, 1907 में लिखो जरा, लिखो लिखो। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, पहला लिखना, इनको लिख लो, हाँ सही जगह लिख लो। गौरक्षणी सभा, इसी के समय जो बने हुए हैं हमारे पास, गौरक्षणी सभा 1907, गौरक्षणी सभा 1907, गौरक्षणी सभा 1907 ये हुई थी कोटद्वार में। गौरक्षणी सभा 1907 कोटद्वार। धनीराम, धनीराम इसको कैसे याद रखना है, गाय थी ना, गाय, प्राचीन समय गाय, जिसके पास गाय रहती थी उसको क्या मानते थे, धनी मानते थे, ऐसे याद रखना है। ठीक है, गाय क्या थी, धनी। ठीक है, तो धनीराम हो जाएगा। अगला लिखना गढ़वाल सभा, अगला लिखना गढ़वाल सभा, गढ़वाल सभा 1914, गढ़वाल सभा 1914। गिरिजा दत्त, गिरिजा दत्त, गिरिजा दत्त हो गया। सरोला सभा, और पहली जाति सभा भी है ये। ठीक है, सरोला सभा 1904, सरोला सभा 1904। तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला कौन सा हो गया, तारादत्त गैरोला। ठीक हो गया। चलो फिर लिखना प्रेम सभा, ये आए हुए हैं जो पुराने पेपरों में, वही लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, प्रेम सभा 1914 जीबी पंत, प्रेम सभा 1914 जीबी पंत। हैप्पी क्लब, ये काशीपुर में हुई थी शायद प्रेम सभा की स्थापना। ठीक है, हैप्पी क्लब, हैप्पी क्लब 1903 जीबी पंत। ये सब आए हुए हैं पेपरों में उधर यूकेपीएससी में, इसीलिए लिखा रहा हूँ ये टेबल पूरी। ठीक है, एक जगह हैप्पी क्लब हो गया 1903 जीबी पंत। फिर लिखना हुक्का क्लब, ये भी आया हुआ शायद पीसीएस में आया हुआ था ये। हुक्का क्लब 1907 का है, हुक्का क्लब 1907 चिरंजी लाल, 1907 हुक्का क्लब चिरंजी लाल। लिख लिया। एक और लिखना क्षत्रिय सभा, इसी जो ये सरोला सभा है ना, इसी के विरोध में क्या बनाई गई थी, क्षत्रिय सभा। सरोला में तो क्या थे, ब्राह्मण थे सारे। ठीक है, क्षत्रिय सभा 1919 प्रताप सिंह नेगी, क्षत्रिय सभा 1919 प्रताप सिंह नेगी। कौन हो जाएगा, प्रताप सिंह नेगी। ठीक है, चलो फिर लिखना अगला जागृत गढ़वाल संघ, जागृत गढ़वाल संघ 1938 बेटा, जागृत गढ़वाल संघ 1938, जागृत गढ़वाल संघ ये हो जाएगा हमारे पास कब, 1938। ठीक है, लास्ट लिख लो एक और बस। शुद्ध साहित्यिक समिति, शुद्ध साहित्यिक समिति, शुद्ध साहित्यिक समिति 1913 सत्यदेव, 1913 सत्यदेव। कौन सा हो जाएगा, 1913 सत्यदेव। ठीक है, ठीक हो गया। चलो इनको याद कर लेना। हाँ, ये आए हुए हैं इसमें ट्रिपल एस, सॉरी किसमें, हरिद्वार आयोग में, पीसीएस लोअर पीसीएस। तो मैंने वो पेपर एनालाइज किए थे कि कौन कौन से क्लब आ रखे हैं उत्तराखंड के, ये सब आए हुए हैं पेपरों में।
ठीक है, ध्यान रखना, इनको विशेष तौर पर याद रखना, ठीक है। हैं तो बहुत सारे पर, ठीक है। चलो फिर हम लोग बात करते हैं 14। कुमाऊं में, कुमाऊं की अगरिया जाति का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, कौन सा हुआ करता था? अगरिया जाति का कौन सा हुआ करता था बेटा? ऑप्शन बी। कुमाऊं में जो अगरिया जाति हुआ करती थी वो खदानों से क्या निकालती थी? लोहा और तांबा क्या करती थी? उनको निकालने का काम, लोहा और तांबा निकालने का काम करती थी, ठीक है। फिर यहीं पर जैसे अल्मोड़ा में जो तांबे का काम करते हैं उन व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? कि उनको क्या बोलते हैं? टमटा। रिंगाल से जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रूडिया, ठीक है, लिख लो। रिंगाल यानी तांबे से निर्मित जो तांबे का काम करते हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं? तांबे से क्या बना? टमटा, ठीक है। और जो किससे काम करते हैं? रिंगाल से। जैसे रिंगाल के पहले आते थे ना कंडे स्वाल्टे, ठीक है, रिंगाल के वो जैसे वो झाड़ू भी बनाते थे वो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं रूडिया। क्या बोलते हैं बेटा? उनको रूडिया, ठीक है। चलो जागर गीतों में क्या हो जाएगा हमारे पास? जागर गीतों में प्रस्तोता को कहते हैं, यानी जो प्रस्तुत करता है जागर गीतों में, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास? बताओ। नहीं किया? क्या करा? पता था, तुक्का मारा, बताओ। ठीक है, जगरिया ही बोलते हैं उनको। अरे जगरिया बोलते हैं ना जागर लगाने में। देखो दो चीजें ध्यान रखना, जागर गीतों को प्रस्तोता का मतलब प्रस्तुत करने वाला, जो जागर गीतों को गाता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? जगरिया। और उस जागर के कारण, ठीक है, जिस पर देवता अवतरित होता है सुनने के बाद, उसको बोलते हैं बेटा डंगरिया, ठीक है। दो तीन चीजें ध्यान रखना, इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, ठीक है। चमोली वाली बेल्ट में अगर आप चले जाओगे तो चमोली वाली जो बेल्ट है वहां पर क्या बोलते हैं बेटा? डंगरिया, ठीक है, डांगर या डंगरिया बोलते हैं। वहीं गढ़वाल में चले जाओगे तो जिस पर देवता अवतरित होते हैं उसको बोलते हैं पसवा, ठीक है। वहीं अगर आप जौनसार में चले जाओगे तो जिस पर देवता अवतरित होते हैं उसको बोलते हैं बेटा माली, ठीक है। तो इसके अलग अलग नाम है, ठीक है, डंगरिया, माली, पसवा, इनके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, इनको लिख लेना, ठीक है। और जगरिया वही है, जगरिया एक ही है जो जागर को बोलेगा। और जागर आपको पता है किसके होते हैं? देवताओं के जागर होते हैं, भूत प्रेतों के जागर होते हैं, वीर शहीदों के जागर होते हैं, ठीक है, उनके आह्वान करने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। चलो बेड़ा क्या होता है? अब इतना खैर क्या पूछेगा तुम्हें? कौन सा बेड़ा? गीत बेड़ा जो वो होते थे, वो तो बगड़वाल है, वो बगड़वाल है, ठीक है। देखो बेड़ा पता किसे बोलते हैं? इस परिपेक्ष में, गाने जागर और इनमें बेड़ा क्या होता था बेटा? जब ना नए पशुओं को ढूंढना होता था, ये थोड़ा लंबी कहानी में इसलिए बताना नहीं चाह रहा था, पर नए नए पशुआ जब ढूंढते हैं ना तब होता है ये बेड़ा। जैसे पुराना किसी की मृत्यु हो गई जिसपे देवता अवतरित होता था, तो नए को ढूंढना है, नया कौन होगा? तो नए के लिए पहले क्या करते थे? अब तो देवता अवतरित हो जाते हैं किसी पर भी जिस पर होना होगा, ठीक है। तो भाई ये क्या करते थे? बेड़ा होता था, एक लंबी सी लकड़ी का रहता था बेड़ा, ऊपर से उनको गिराया जाता था, उनको सबको बिठा के, जैसे पहले खेलते थे ना लकड़ी में ऐसे फिसलना, तो ऐसे कहा जाता, कितना सत्य है या नहीं है, क्या जो भी है, ठीक है। तो ऐसे बिठा के वो फिसलते थे, गिरते थे। तो जो गिर गया, लुढ़क गया, चोट चाट लग गई, वो तो बाहर, ठीक है। और जो बच गया मतलब जो रुक गया वहां, अटका नहीं, गिरा नहीं, कोई चोट नहीं लगी, तो उसको बोलते थे हाँ इसको देवता ने बचा लिया, ठीक है, कि ये, तब हमने कहा कि हाँ इस पर अवतरित होगा भाई, तो उसे बेड़ा ऐसा है कि उसको बेड़ा बेड़ा प्रथा भी उसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। चलो 16 16 की बात करें, कुमाऊं में चंद्रवंश का सबसे लंबे समय तक शासन किया था, किसने किया था बेटा? सबसे लंबे समय तक शासन वो कौन था? ज्ञानचंद प्रथम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, जिसको हम गरुड़ ज्ञानचंद, यही था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था, तुगलकों ने इसको गरुड़ की उपाधि दी थी, इसलिए गरुड़ ज्ञानचंद है। सबसे अधिक समय तक शासन काल रहा इस ज्ञानचंद्र का। इसी का एक एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था नीलू कठायत। नीलू कठायत को इसने क्या दी थी? कौन सी उपाधि दी थी बताओ? कुमया खिल्लत की उपाधि दी। उपाधि क्या होती थी? एक तरह की वेशभूषा होती थी अलग सी, ठीक है। तो कुमया खिल्लत की उपाधि भी इसको दी। इसी ने, ज्ञानचंद ने ही नीलू कठायत की हत्या कर दी थी। जस्सी कमलेखी के एक व्यक्ति था, उसके कहने पर इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। ध्यान रखना इसी के कौन कौन से ताम्रपत्र मिलते हैं? तो भाई इसके इसका कौन सा? मझेड़ा ताम्रपत्र मिलता है, सेराकोट सेराकोट ताम्रपत्र मिलता है, गोबासा ताम्रपत्र मिलता है, इसी कहीं मजेड़ा ताम्रपत्र में ध्यान रखना इसको क्या बोला गया है?
विजय बम कहा गया है। सेराकूट ताम्रपत्र में इसको राजाधिराज कहा गया है, ये भी ध्यान रखना। और ये तीनों के तीनों जो है ताम्रपत्र ज्ञानचंद प्रथम से संबंधित हैं। ठीक हो गया। फिर कल्याण चंद्र चतुर्थ में याद रखना, ठीक है, 2-3 चीजें याद रखनी। कल्याण चंद्र चतुर्थ के शासनकाल में ही 1743-44 में पहला रोहिला आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसी ने रोहिला आक्रमण हुआ, ये भागकर कहाँ चला गया बेटा, ये भागकर कहाँ चला गया, ठीक है, कुमाऊं में प्रदीप शाह। और पहला ऐसा युद्ध, एक युद्ध भी होता है यहाँ पर, कौन सा, दूनागिरी का युद्ध। और इसी युद्ध में ये संयुक्त सेना, पहली बार ऐसा होगा कि कुमाऊं और गढ़वाल की सेना दोनों साथ में युद्ध करेंगी। और जब साथ में युद्ध करेंगी तो क्या होगा, दोनों साथ में युद्ध हार जाते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं भाई, इनको 3 लाख रुपए का दंड देता है। इसीलिए तो बेटा अगली बार, इसीलिए रोहिला अगली बार यहाँ नहीं करेंगे आक्रमण, अब कहाँ करेंगे, पवारों पर। वो सोचेंगे कि चंद तो ये तो बेकार था, ये तो खत्म हो था, हमें कहाँ करना चाहिए था आक्रमण, उधर पैसे वाले के पास। ठीक है, तो ये जो है कल्याण चंद जो है हमें यहीं से रोहिला आक्रमण जो है यहीं पर हमें मिलता है। ठीक हो गया। ठीक है, बाज बहादुर चंद तो बहुत सारी चीजें बाज बहादुर चंद में। ठीक है, इसने क्या किया, तिब्बत मानसरोवर हो गया, ठीक है, इसी ने कौन सा जैसे गूंड भूमि वगैरह, ठीक है, यही इसी का मिलता है हमें सारा का सारा। ठीक है, चलो खैर। किस वर्ष उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण की संस्थान की स्थापना हुई थी, तो 1965 हो जाएगा, 17 का आंसर हमारे पास 1965 हो जाएगा। ठीक, चलो, गढ़वाल के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था, हाँ गढ़वाल के पूछ रहा है बेटा, गढ़वाल के। ठीक है, तो गढ़वाल के अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, प्रद्युमन शाह जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कब मरा प्रद्युमन शाह, तो कुरबड़ा 1804 में, कुरबड़ा युद्ध में जो है प्रद्युमन शाह मिल जाता है। फिर हमने प्रद्युमन शाह की अगर बात करते हैं तो इसी के समय बेटा 51 जो है, 51 और 52 हमारे पास क्या था, जो 51 हाँ 51 और 52 जो अकाल है यानी दुर्भिक्ष जिसको हम कहते हैं, इसी के समय पड़ा था, किसके, प्रद्युमन शाह के समय पर ही। हमने कहा ये प्रद्युमन शाह ही था जो क्या था हमारे पास, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का राजा बनने वाला भी यही था, प्रद्युमन शाह। ठीक है, फिर अगर हम प्रदीप शाह की बात करते हैं तो प्रदीप शाह में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, जैसे सबसे प्रदीप शाह में लिखना, सबसे लंबा कार्यकाल, पंवार वंश का सबसे लंबा कार्यकाल प्रदीप शाह का हो जाएगा। और क्या हमारे पास मोनाशाही, हमारे पास कौन सी हो जाएगी बेटा, मोनाशाही तिमासी। मोनाशाही तिमासी जो है मुद्रा किसने चलाई थी, हमारे पास प्रदीप शाह के द्वारा ही चलाई गई थी। इसी प्रदीप शाह ने सिख गुरु को 4 गांव दान में दिए थे। ध्यान रखना, गांव से मैंने याद बोल रखा है, 3 गांव किसने दिए हैं, फतेहपति शाह ने, और 4 गांव किसने दिए हैं, प्रदीप शाह ने। ठीक है, ये भी दिए प्रदीप शाह ने। प्रताप शाह की अगर बात करते हैं तो अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत प्रताप शाह, पुलिस व्यवस्था की प्रताप शाह, थानों की शुरुआत कौन सा, प्रताप शाह, पहली प्रिंटिंग प्रेस वो भी कौन हो जाएगी, प्रताप शाह। ठीक है, तो वो सब प्रताप शाह के शासनकाल में ही हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर हम और बात करते हैं बाकी। ठीक है, ठीक है, और एक अगर आप लिखोगे तो ये भी लिख सकते हैं दलितों को। ठीक है, कहाँ है प्रताप शाह, प्रताप शाह में एक ये भी लिख लेना यार। ठीक है, वैसे इतना डीप आएगा नहीं बेटा, इतना ज्यादा जितना तुम लिख रहे हो। ठीक है, दलितों को सबसे पहले भूमिदान, भूमिदान का मतलब दान तो कुछ नहीं है, अपने यहाँ के दलितों को इसने काम करने के लिए क्या दे दी थी, जमीन जो है इनको दी थी। ठीक है, चलो, प्रसिद्ध पाषाण युद्ध बगवाल खेला जाता है, अभी बताया हमने, बगवाल मेले का आयोजन कहाँ होता है, देवीधुरा, चंपावत के देवीधुरा में जो है बगाल का मतलब आयोजन यहाँ पर होता है, इसी बगवाल, जिसको पाषाण युद्ध के नाम से जानते हैं। ये गणानाथ नहीं है, क्या है बेटा, गणनाथ। ठीक है, गणनाथ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, अल्मोड़ा में, और यहीं पर ही क्या किया जाता है, पशुओं का क्रय विक्रय भी जो है इसमें होता था। नंदा देवी मेले की अगर बात करते हैं तो नंदा देवी मेला जो है क्या लगता है, छोटी जात या राज जात भी कहते हैं, छोटी जात प्रत्येक साल होती है, कुरुड़ गांव से होती है नंदा देवी से। बड़ी जात जिसको हम क्या बोलते हैं, नंदा राज जात के नाम से प्रत्येक 12वें वर्ष में होती है, 2026 में अब होनी है, हालांकि विवाद तो चल ही रहा है 26-27 वाला, पर जो भी है अब वो तो आगे जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो तब देखेंगे कि क्या विवाद है, क्या है वो सारी चीजें। ठीक है, चलो, हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक थे, हाँ ऐसे ही याद रखने बेटा, सीधा सीधा। ठीक है, हमारे पास कौन सा, पंडित श्री राम शर्मा। और शांति कुंज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हो जाती है, 1971 में जो है इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, स्वामी रामदेव की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा बेटा, पतंजलि। ठीक है, हमारे पास कौन सा हो जाएगा, पतंजलि। चलो, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक कौन है हमारे पास, स्वामी राम। सीधा सीधे से प्रश्न है, स्वामी राम है कब, 1989 में स्वामी राम ने कर दी थी, ध्यान रखना। और ये है पहला मेडिकल, ठीक है, हमारे पास पहला मेडिकल जो कॉलेज है
वो यही हो जाएगा, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट। ठीक है, चलो फिर स्वामी रामदेव, फिर से वही पतंजलि। देहरादून में स्थित जो वाडिया संस्थान है वो किस चीज के लिए संबंधित है हमारे पास, किसे भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए संबंधित है। 1968 में जो है इसकी स्थापना, वैसे ध्यान रखना इसकी स्थापना वैसे कहाँ होती है, दिल्ली में होती है इसकी स्थापना। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर लाया जाता है कहाँ पर, देहरादून में। ठीक है, और भूगर्भ वैज्ञानिक से ये संबंधित है, उनके अध्ययनों को यहाँ पर करता है। चलिए फिर हम अगले एक अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। चलो, निम्न में से कौन सा संस्थान जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है, बताओ। ठीक, हाँ, एरोनॉटिकल्स। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कहाँ पर है हमारे पास, हाँ बहुत बढ़िया, ये कहाँ पर है हमारे पास, बेंगलोर में। चलो पहले की बात करते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL कहाँ पर है हमारे पास। हाँ ये भी याद रखना है बेटा, ये रानीपुर रानीखेत ये बहुत कंफ्यूज करते हैं वहाँ। ठीक है, कहाँ पर है, रानीपुर हरिद्वार में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT हमारे पास कहाँ हो जाएगी, रानी बाग में। ये कहाँ हो जाएगी, रानी बाग में। ठीक है, फिर हमारे पास भारतीय भेषज एवं औषध लिमिटेड IDPL हमारे पास कहाँ पर हो जाएगी, वीरभद्र ऋषिकेश देहरादून में यहाँ पर हो जाती है। बाकी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है वो कहाँ पर हो जाती है, बेंगलोर में। चलो, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की सूत्रधार की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा, गौरा देवी। तो 24 मार्च 1974 को इसकी सूत्रधार हुई थी। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसको, इस गौरा देवी ने क्या किया, इन वनों को क्या किया, सुरक्षित रखने का प्रयास किया। ठीक है, गौरा देवी को तो पता ही नहीं था बेटा पर्यावरण का, कि उनके लिए सुंदरलाल बहुगुणा दिल्ली में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो खैर वो तो पढ़ेंगे कभी वन आंदोलन। ठीक है, तो चिपको वुमेन के नाम से चिपक गई गौरा देवी। फिर भाई गौरा देवी मित्र पुरस्कार भी 1986 में शायद इनको मिला। ठीक है, फिर अगर हम देखें इसी चिपको आंदोलन में फिर एक नाम और आता है हमारे पास, सरला बहन का। क्या किया सरला बहन ने, बताओ बताओ बताओ। 1941 में, कहीं 1946 भी आता है, किसकी स्थापना की थी बेटा, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना इनके द्वारा कर दी गई थी। राधा भट्ट की अगर बात करते हैं तो 2025 में इनको किससे, पद्मश्री से क्या कर दिया गया है, सम्मानित कर दिया गया। और ये राधा भट्ट जो है किस पर क्या है हमारे पास, समाज सेविका है, ध्यान रखना। पर्यावरण के लिए इन्होंने बहुत काम किया है राधा भट्ट ने। ठीक है, चलो 2011 की जनगणना के अनुसार आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार में, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर हो जाएगी, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार आधार पर उत्तराखंड में सर्वाधिक जन घनत्व वाला जनपद कौन सा, सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारे पास कहाँ पर हो जाएगी, सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ हो जाएगी, हरिद्वार में। और अगर कम की बात आएगी तो सबसे कम डेंसिटी कहाँ पर हो जाएगी, उत्तरकाशी में सबसे कम डेंसिटी। बढ़ते हुए क्रम बताना जरा डेंसिटी का, बढ़ता हुआ क्रम बताओ डेंसिटी का, यानी सबसे पहले किसकी हो जाएगी, हरिद्वार, उसके बाद, हाँ उसके बाद है बेटा उधम सिंह नगर, और उसके बाद आती है हमारे पास कौन सा, देहरादून। कम के कम बताओ जरा कम बताओ, सबसे पहला सबसे कम कौन सी हो जाएगी, उत्तरकाशी। उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद है बेटा चमोली। ठीक है हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद तब है कौन सा, पिथौरागढ़। ठीक हो गया, तो ये शुरू के नाम जो है थोड़ा सा इनको याद रखना। चलो 27 की बात करते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक कागज की मिलें कहाँ स्थित हैं, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ठीक है हमारे पास, ठीक है, कहाँ हो जाएगा ये, उधम सिंह, सबसे ज्यादा कहाँ है हमारे पास, उधम सिंह नगर में बेटा। ठीक है, और कागज की सबसे पुरानी फैक्ट्री कौन सी है, लाल कुआं वाली जो है। ठीक है, तो वो वहां पर फैक्ट्री हो जाएगी। चलो, उत्तराखंड में कत्था फैक्ट्री कहाँ है, हल्द्वानी में। हल्द्वानी में कत्था किससे निकलता है, खैर वृक्ष से बेटा। खैर किस प्रकार का वृक्ष है, उपोष्ण, उपोष्ण प्रकार का एक वन है जहां पर क्या मिलता है, हमें खैर मिलता है। और इस खैर को काटकर इसकी छाल से क्या बनता है हमारे पास, कत्था किया जाता है, इसलिए। और ये जो उपोष्ण है सबसे ज्यादा कहां पर होता है बेटा, हल्द्वानी नैनीताल में, इसलिए फैक्ट्रियां कहां लगाई गई है, सबसे ज्यादा हल्द्वानी मिलती है कत्था फैक्ट्री। ठीक है, चलो 29 की अगर बात करते हैं तो 29 का आंसर हमारे पास हो जाएगा भाई डी। ठीक है, कौन सा, यानी कुमाऊं मंडल विकास निगम हमारे पास कहां पर हो जाएगा, नैनीताल में। वहीं अगर गढ़वाल की बात करेंगे तो नहीं, देहरादून। ठीक है, गढ़वाल कहां पर हो जाएगा, देहरादून में। ठीक है, जीबी पंत चीनी मिल जो हमारे पास कहां पर हो, चीनी आएगा तो सीधे कहां जाएगा, उधम सिंह नगर, यानी किच्छा में आ जाएगा, किच्छा काठ गोदाम। ठीक है, सी की अगर बात करते हैं हमारे पास HMT घड़ी इकाई कहां पर है हमारे पास, रानी बाग हो जाएगी। BHEL हमारे पास कहां पर हो जाएगा, हरिद्वार। तो ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। चलिए, ब्रिटिश कुमाऊं में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी किसने की थी? जो सबसे ज्यादा गया था वो कौन सा था हमारे पास? मोहन सिंह मेहता सर, इसने की थी। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी की अगर बात करते हैं तो गांधी जी ने इनको क्या कहा था? ईसाई धर्म का उत्कृष्ट ईसाई धर्म का उत्कृष्ट व्यक्ति की संज्ञा जो है इनको दी गई थी बेटा। किसको दी गई थी? विक्टर मोहन जोशी को। ठीक हो गया, किसे दी गई? विक्टर मोहन जोशी को। ठीक है, इन्होंने ही स्वराज भवन, इसी विक्टर मोहन जोशी ने क्या बनाया था? स्वराज भवन का क्या किया था? निर्माण किया था। कहां पर? स्वराज भवन हमारे पास कहां पर हो जाता है? बागेश्वर में जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये भी ध्यान रखना। चलो, गोरखा उड़ार की अगर प्रस्तुत बात करते हैं, गोरखा उड़ार किससे संबंधित है बेटा? शैल चित्रों से संबंधित है। गोरखा उड़ार की अगर बात करते हैं तो गोरखा गुफा हमारे पास कहां पर हो जाती है? चमोली में हो जाती है। किसने इसका खोज का श्रेय हमारे पास किसको जाता है? राकेश भट्ट को जाता है। 41 शैल चित्र जो है हमें यहाँ से मिले और अच्छे, ठीक है, भावात्मक, बहुत बढ़िया कलर के जो है, अगर बढ़िया चित्र जो है हमें यहाँ से मिले। 32 की बात करते हैं तो गुरु राम राय देहरादून में आगमन किस वर्ष हुआ गुरु राम राय का? तो 1675 में गुरु राम राय का आगमन होता है। उस समय बेटा हमारे पास कौन था? शासक की अगर बात करते हैं तो फतेहपति शाह हो जाएगा। और इसी फतेहपति शाह जब ये होगा तो इसी फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को क्या दे दिए थे बेटा? 3 गांव जो है, ठीक है, हमारे पास राजपुर, खुरबड़ा और चामासारी, ये इनको क्या दे दिए थे? दान में दे दिए थे। और 4 गांव की बात आएगी तो कौन आएगा? प्रदीप शाह। रवाई कांड किस वर्ष हुआ था? तो 30 मई 1930 को क्या हुआ? रवाई कांड, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं? दूसरा, तिलाड़ी कांड के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तिलाड़ी कांड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, रवाई कांड भाई यहाँ पर ये अपने वन आंदोलन को नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ। इस समय यूरोप में थे और भाई इनका एक दीवान हुआ करता था चक्रधर जुयाल। ठीक है, ये लोगों ने भाई यहाँ के जो रवाई के जो लोग थे, दयाराम रवाल्टा, ठीक है, इनके नेतृत्व में क्या कर रहे थे? एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, कि अपने वन आंदोलन को, अपने हक में, अपनी जमीन के लिए। लेकिन भाई चक्रधर जुयाल ने गोलियां बरसा दी। ठीक है, बहुत निंदा हुई। फिर वहां से वो वापस आए, लोगों ने निंदा की। और फिर जब ये आजाद पंचायत है ना, फिर जब निंदा हुई तो तब जाकर भाई तिलाड़ी जो कांड है इसको क्या किया? ये हुआ, निंदा हुई बहुत ज्यादा जो है, इनकी क्रिटिसाइज जो है सरकार का, ये जो उस समय टिहरी रियासत है इनका क्रिटिसाइज किया गया। इसीलिए चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का क्या कहते हैं? हम जनरल डायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुमाऊं पर आक्रमण करने वाले रोहिला सेनापति का नाम क्या था? तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास। कौन सा? हाफिज रहमत खान। ठीक है, इसके नेतृत्व में जो है आक्रमण किया गया था। चलो, स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा पहली बार कब आए थे? स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा पहली बार कब आए थे? तो 1890 जो है, डी इसका आंसर हो जाएगा, 1890। परसों ही बताया था अल्मोड़ा मुद्राएं, ठीक है, संबंधित है, किससे संबंधित है? अल्मोड़ा मुद्राएं कुनिंद राजवंश से जो है ये यहाँ पर संबंधित हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने कहा कुनिंदों में 3 प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं। सबसे फेमस जो मुद्राएं हैं वो किस प्रकार की हैं बेटा? अमोघ भूति प्रकार की हैं। ये खरोष्टी ब्राह्मी दोनों में है। जबकि अल्मोड़ा प्रकार की हमारे पास किस में मिलती है? केवल ब्राह्मी लिपि में जो है अल्मोड़ा प्रकार की यहाँ पर मिलती है। ठीक है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ पर लिखा था? कौसानी में। ठीक है, 12 दिन का जो है इनका प्रवास रहा और यहाँ पर कौसानी में लिखा। इन्होंने अपना, इनका एक पत्र था जिस पत्र का नाम हमारे पास क्या हो जाता है? यंग इंडिया। और इसी यंग इंडिया के एक अंक में इन्होंने कौसानी को क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है, तोलचा और मारसा जनजातियों का निवास कहाँ पर हो जाता है बेटा? तोलचा और मारसा किस कौन के हैं? भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं जिनका निवास हमें कहाँ मिलता है? नीति और माणा घाटी में जो है यहाँ पर मिलता है। लीलाधर जगुड़ी क्या है हमारे पास? नहीं। ठीक है, हमारे पास क्या मिलेंगे? एक कवि मिलेंगे। इतिहासकार नहीं बेटा, कवि हो। ठीक है, इतिहासकार उसको बोलते हैं जो इतिहास की चीजों को ढूंढ कर लाता है, ठीक है, और हमारे समक्ष रखता है। ठीक है, इसकी जो जो लीलाधर जगुड़ी की 3 किताबों के नाम लिख लो बेटा। लीलाधर जगुड़ी की कुछ किताबें हैं उनको लिखो। घबराए हुए शब्द, घबराए हुए शब्द, घबराए हुए शब्द। नाटक अभी जारी है। घबराए हुए शब्द, नाटक अभी जारी है। नाटक अभी जारी है। शंखों के शिखरों पर, शंखों के शिखरों पर, शंखों के शिखरों पर।
ठीक हो गया। तो ये तीन और भी हैं, पर छोड़ो उनको, ठीक है। तीन किताबें बहुत फेमस है बेटा ये, ठीक है। नाटक अभी जारी है, ये आई हुई भी है पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर हमारे पास अगला जो प्रश्न आता है, ठीक है, फिर कौन सा आएगा हमारे पास 40। पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेखों के अनुसार किस वंश के शासकों ने नंदा देवी को अपनी अधिष्ठात्री देवी बनाया था? किसने बनाया था बेटा? नंदा देवी को पालचंद। हाँ ठीक है, पांडुकेश्वर में तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा? कत्यूरी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो नंदे, अच्छा पंवारों की बात आएगी तो पंवारों की कौन सी हो जाती है? कुलदेवी राज राजेश्वरी, ठीक है। राज राजेश्वरी अगर हम बात करते हैं तो राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है बताओ? देवलगढ़ में बेटा, देवलगढ़ में, देवल यानी पौड़ी में है ये, ठीक है। यहाँ पर देवलगढ़ में बनाया था, और किसने बनाया था? ये अजय पाल ने, ठीक है। जब राजधानी परिवर्तन करी थी तो राजधानी परिवर्तन की क्यों थी? देवलगढ़, ठीक है। उनको सपने में आया कि भाई क्या हुआ कि मंदिर बनाओ मेरी देवी का, ऐसे ऐसे वहां पर, ठीक। देवलगढ़ का मंदिर यहीं पर ये बेटा अजय पाल ने इसको बनाया था। पंवारों की अगर बात करते हैं तो राजराजेश्वरी हो जाएगी, कत्यूरों की अगर बात करते हैं तो भाई नंदा देवी उस समय पर हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला, अमरकंटक पहाड़ से कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? निकलती नहीं, बहती है, ठीक है। वो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। अमरकंटक के पठार से होती नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है। नर्मदा नदी के बारे में हमने कहा था कि अमरकंटक के पठार यानी उसी से नीचे एक चोटी से निकलती है, अमरकंटक की चोटी से नर्मदा, सोन भी निकलती है, तापी नदी भी निकलती है। लेकिन ये जैसे सोन नदी, सबसे पहले चलो नर्मदा की बात करते हैं। नर्मदा की अगर बात करते हैं, क्या क्या विशेषताएं बताई थी नर्मदा की, बताओ? नर्मदा की क्या क्या? ऐश्वर्य ज्वार मुक्त का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी में होकर बहती, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है भ्रंश घाटी। हाँ बताओ, और बताओ बताओ फटाफट। अरब सागर में गिरती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है बेटा, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत को दो बराबर भागों में बांटती है नर्मदा नदी, ठीक है। फिर हमने कहा था कि ये नर्मदा नदी जो है वो तुमने बता ही दिया, भ्रंश घाटी से बहती है, ज्वार एस्टोरीज का निर्माण करती है। फिर हमने कहा कि कौन कौन सी सहायक नदी होती है? प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो जाएगी इसकी? और सांग। कौन सी हो जाती है? और सांग, तवा, बंजर, शेर, हिरन, ये इसकी क्या हो जाती हैं? सहायक नदियां हो जाती हैं। हमने सोन नदी की बात कही, ठीक है। तो सोन नदी हमने कहा कि भाई गंगा नदी की सहायक नदी है, और कहाँ से? उत्तर की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है गंगा की, जो कहाँ जाती है? अमरकंटक की पहाड़ी से तो निकलती है, लेकिन नीचे नहीं आती पठार में, कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ। और सोन नदी जो है गंगा नदी से यहाँ पर मिल जाती है। महानदी की अगर हम बात करते हैं तो महानदी हमारे पास कहाँ से निकलती है? दंडकारण्य के पठार से होती हुई छत्तीसगढ़, और फिर हमारे पास, हाँ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहते हुए आ जाती है महानदी, ठीक है। इसी महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है बेटा, बताना जरा? है हीराकुंड बांध जो है इसी नदी पर जो है यहाँ पर बना हुआ है, ठीक हो गया। 41 का है ना ये, हाँ ठीक है। दंडकारण्य के पठार, दंडकारण्य का पठार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले में सर्वाधिक विस्तार, ठीक है। चलो, वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। अभी बताएं नर्मदा के बारे में, कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है, सी, ठीक है। गोदावरी की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो गोदावरी कहाँ निकलती है बेटा? हमारे पास वेस्ट बंगाल से एक जगह है, कौन सा? त्रियम्बक, वे पश्चिमी घाट, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट जो है हमारे पास, तो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक जगह है त्र्यंबक नामक जगह से निकलते हुए, ये हमारे पास कहाँ बहती है? अगर हम देखें तो इस नासिक महाराष्ट्र वाले आते, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में आ जाती है, ठीक है। ये गोदावरी नदी, गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे वृहद नदी है, क्योंकि गंगा की तरह अपवाह तंत्र भी बनाती है, तो सबसे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। इसकी सहायक नदियां बताओ जरा गोदावरी की, एक दो। इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, मंजीरा, सबरी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की, ठीक है। कृष्णा नदी की अगर बात करते हैं तो कृष्णा नदी भी इसी पश्चिमी घाट से एक जगह है जिसका नाम है महाबलेश्वर, ठीक है। इससे निकलती हुई फिर ये भी कहाँ आती है? तेलंगाना इधर से ही, ठीक है। इससे त्रियंबकम होता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहते हुए कहाँ आती है? बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी है बताओ जरा, एक दो का नाम। तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, ठीक है, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां। महानदी हमने अभी बता दिया ऊपर, ठीक है। कहाँ से? दंडकारण्य के पठार से निकलती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है, ठीक है, और फिर बहते हुए कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जो है ये आ जाती है, ठीक है। चलो, काली मिट्टी किसके लिए सबसे उपयुक्त है? अभी परसों ही बताया था, किस चीज के लिए है?
कपास की खेती के लिए उपयुक्त। तो काली मिट्टी कहाँ पाई, अच्छा आज अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो काली मिट्टी किसके लिए, चावल गेहूं और जूट की बात करते हैं अगर, तो ये चावल गेहूं जूट सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। बाकी मिट्टियों वाले क्वेश्चन आगे हैं उनमें देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है बेटा, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट में। कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट में, ठीक है। क्या विशेषताएं लेटेराइट की, पिछले पेपर में बता रखा है सारा, बताओ जरा। मसालों के लिए या बागवानी कृषि के लिए सबसे होती है, हाँ वो सब उसी में आते हैं, मसाले, काजू बादाम नारियल मसाले, ठीक है, बागवानी कृषि जिसको हम कह सकते हैं। हाँ और बताओ क्या विशेषताएं हैं, हाँ ठीक है। और क्या होगा, हमने कहा था ये किन स्थानों पर जहां पर अधिक वर्षा क्या होती है, लेटराइट में अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट पर मिलते हैं, लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। इसीलिए चाय, कॉफी, कहवा, मसाले, काजू, नारियल, इन सब के लिए जो है सबसे ज्यादा फेमस होती है लेटराइट मिट्टी, जो राजस्थान सॉरी कहाँ पर मिलती है, केरल में। राजस्थान में कैसी मिट्टी मिलती है बेटा, मरुस्थलीय मिट्टी वहां पर मिलती है, ठीक है। यानी जहाँ पर बारिश का पानी 75 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है। यहाँ की जो झाड़ियां और वन कैसे होते हैं, कंटीलेदार होते हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं, जड़ें इनकी मोटी एवं लंबी होती हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी मिलेंगी मरुस्थलीय में, जैसे क्या होता है वो नागफनी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं वो कैक्टस बोलते हैं जिसको, नागफनी हो गया। हमारे पास एक खेतड़ी, खेजड़ी आंदोलन भी हुआ था राजस्थान में, जैसे हमारे यहाँ चिपको हुआ था, खेजड़ी, नागफनी, बबूल, ठीक है। इस प्रकार के पेड़ जो है राजस्थान में उगते हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब का मैदान है, कौन सी मिलेगी बेटा, कौन सी मिलेगी, हाँ बहुत बढ़िया, कौन सी मिलेगी हमें, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। बाकी जलोढ़ में देखते हैं। अच्छा चलो 45, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ क्यों होती है, क्यों होती है, पक्का पता है, नदियों के जमाव के कारण। नहीं भी पता था ना तो इलिमिनेशन थ्योरी से कर सकते थे। मिट्टियों में क्या बताया था परसों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी। तो भाई उच्च नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन की तो कमी होती है, पहला ऑप्शन तो गया। वन ह्यूमस उसी को बोलते हैं जीवाश्म होगा, ठीक है। ज्यादा उपजाऊ होता तो है उसमें पर इतना नहीं होता, ठीक है। हमने कहा कि भाई ज्वालामुखी मूल का है, ज्वालामुखी से बनी क्या जलोढ़ मिट्टी, ज्वालामुखी हमारे यहाँ है ही नहीं। ज्वालामुखी से अगर नहीं भी पता था ना, ज्वालामुखी मिट्टी से एक ही बनी है हमारे पास, ज्वालामुखी के उस अपन डोलोमाइट और बेसाल्ट के अपर्दन से एक ही है, कौन सी, काली। और कोई है, और कोई है ही नहीं, ये भी गया, 3 हो गए एलिमिनेशन से बाहर। नहीं भी पता था सीधे लगा देना था चौथा, ठीक है। और पता सबसे बढ़िया था कि नदी के जल, क्योंकि भाई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है बेटा, हिमालय जो ये नदी है ना, ये हिमालय नदी जब हिमालय नदियां जब कहाँ आती है, तराई और उस बाबर वाले क्षेत्र को त्याग कर कहाँ आती है, जब मैदान वाले इलाके में आती है, इस वाले इलाके में, तो तब उन्हीं नदियों के निक्षेपण और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के डेपोजिशन से, बिछाने निक्षेपण के कारण जो है इन मैदानों का निर्माण होता है, जिसको हम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं, ठीक है। तो इस मैदान का निर्माण होता है। इस मैदान में कौन कौन से आते हैं बेटा, अगर हम देखें तो पंजाब और सिंधु का मैदान, पंजाब और सतलज का मैदान, हमारे पास पंजाब सतलज का मैदान, सिंधु का मैदान, हमारे पास कौन सा आता है, गंगा का मैदान, हमारे पास असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ये सब मैदान आते हैं बेटा हमारे पास, ये सब इसी में आते हैं। इसीलिए पंजाब का जो, पंजाब में जो हमारे पास सतलज का मैदान, ठीक है, पंजाब और हरियाणा का मैदान जो है, सिंधु सतलज का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा के भी 3 है, उच्च मैदान, मध्य मैदान और गंगा का निम्न मैदान, ठीक है। तो ये जो मैदान है इन वाले क्षेत्रों में यही मिट्टी पाई जाएगी हमारे पास, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, ठीक हो गया। चलो तो जलोढ़ मिट्टी की उपजाऊ क्यों है, क्योंकि सर्वाधिक जमा है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे है, लगभग 43% भाग पर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, चूना पोटास की मात्रा ज्यादा होती है। गेहूं, धान, जूट इसके लिए क्या होती है, सबसे ज्यादा लाभकारी होती है, ठीक हो गया। तो ये भी ध्यान रखना। चलो यूनानी ग्रंथों में यूनानी ग्रंथों की अगर बात करते हैं तो यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलीग्रोथा के नाम दिया गया है, किसको कहा गया, बहुत बढ़िया बेटा, किसको कहा गया है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं, पाटलिपुत्र से 3 क्वेश्चन आते हैं बस, अपने उस काल में याद रखना। पहला क्वेश्चन पाटलिपुत्र से, पहला क्वेश्चन आता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, बताओ बताओ, स्थापना की थी उदयन ने बेटा। कहां पर की थी उदयन ने, तो गंगा और सोन नदी के किनारे। गंगा, ये हर्यक वंश का शासक था उदयन, सबसे पहले कौन सा हमारे पास बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसका बेटा हुआ उदयन,
इसी को पित्तहंता वंश के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है, किसको, हर्यक वंश को, ठीक है। तो भाई कौन सा हुआ, उदयन, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, कहाँ की थी, गंगा और सोन नदी के किनारे पर की थी। और ध्यान रखना उसके बाद पुनः पुनः पाटलिपुत्र को किसने अपनी राजधानी बनाया था, इसी वंश के शासक जिसका नाम है कालाशोक। ध्यान रखना इन 3 क्वेश्चन याद रखने हैं पाटलिपुत्र से, बस चौथा रखना ही नहीं है, ठीक हो गया। तो ध्यान रखना पाटलिपुत्र की स्थापना करेगा उदयन, ठीक है, कहाँ करेगा, गंगा और सोन नदी के किनारे पर। और पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी कौन सा बनाएगा, इसी इन्हीं के वंश का कालाशोक। और इसी कालाशोक में जब बनाएगा तो क्या होगा, कुछ याद आ रहा है, कालाशोक कुछ याद आया, हाँ, बौद्ध संगति कौन से नंबर की, पहली कहाँ हुई थी, राजगृह, फिर कुंडलवन तो सबसे बाद में यार, सबसे पहले राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली और कुंडलवन, ठीक है। तो यही है बेटा, जब ये पाटलिपुत्र को बनाएगा ना, ठीक है, वो तो गया। और कौन सा है हमारे पास, कालाशोक। तो कालाशोक जब अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाएगा ना फिर से, तब बौद्ध संगति का आयोजन करेगा वहां पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कालाशोक भी, ठीक हो गया। 3 चीजें याद से याद, बीच में इन्हीं का एक शासक शिशुनाग वंश का था, ठीक है, नाग वंश का था शिशुनाग, जो पाटलिपुत्र से कहां ले गया था, वैशाली। और जब कालाशोक बना तो वैशाली से फिर कहां लिया आया, पाटलिपुत्र। 3 चीजें याद रखना बस। पुरुषपुर क्या हुआ करती थी उस समय, गांधार, गांधार जो था उस गांधार की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी बेटा, कौन सा, पुरुषपुर। पाटन की अगर बात करते हैं, पाटन इस समय गुजरात का एक जगह हुआ करती थी, पाटन, ठीक है, ये हम पहुंच गए हैं मध्यकालीन में। इसको अहिलवाड़ा एक जगह हुआ करती थी, अहिलवाड़ा, उस अहिलवाड़ा की राजधानी हुआ करती थी पाटन। पाटन इसलिए फेमस है क्योंकि भाई मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था ना, गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो सबसे पहले, वैसे तो और जगह भी था लेकिन गुजरात में सबसे पहले आया था। और गुजरात में इस समय हमारे पास मैं भूल रहा हूँ वंश का नाम, ठीक है, गुजरात में आया था, उस व्यक्ति का नाम था मूल राज द्वितीय, उस समय वहां का शासक था। और इसकी माँ जो है नायिका देवी और इसका एक भाई था भीम, इन दोनों ने इसको पराजित करते बहुत बुरी तरीके से मारा था गौरी को, और इनको कहाँ भगा दिया था, वापस चला गया था गौरी यहाँ से। तब इसने अपना विचार बदला और कहा कि अब मैं किस रास्ते से आऊंगा, पंजाब के रास्ते से। तब जाकर पंजाब के रास्ते से जीता हुआ आया, और रोहतासगढ़ का जो दुर्ग है, तब जाकर क्लैश होने लग गया पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में, गौरी के बीच में, ठीक हो गया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अगला, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में सही कथनों को विचार कीजिए। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे, हाँ ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी। ध्यान रखना बेटा, ये शाहबाजगढ़ी और मानसेरा इस समय पर दोनों के दोनों कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। एक जहरा, मानसेरा जहरा पाकिस्तान में है और एक कहीं और है, पर पाकिस्तान में है दोनों, ठीक है। फिर हमने कहा था अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी, जो बेसिक से प्रश्न आते हैं हमारे पास, ठीक है, 1837 में जेम्स प्रेसेब ने की थी, ठीक है। हमने कहा था कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का है। कलिंग युद्ध में अपने 8वें वर्ष में इसने कर दिया, 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर उसकी राजधानी तोसली को विजित कर दिया था, हृदय परिवर्तन हो गया। अब अशोक को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं बेटा, चंड अशोक, काम अशोक, ठीक है, और हमारे पास कौन से, काम अशोक, चंड अशोक और धम्म अशोक। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग एज में उसने अलग अलग तरीके की विचारधाराएं अपनाई, ठीक है। चलो तो ये हो जाए। एक प्रश्न और आता है कि अशोक के इसके ग्रंथों में सबसे जो नाम है वो कौन सा नाम मिलता है, प्रियदर्शनी। सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम मिलता है वो कौन सा मिलता है, प्रियदर्शनी, ठीक है। 4 अभिलेख ऐसे हैं, लिख लो इन चारों को। 4 अभिलेख ऐसे हैं, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदगोलम, ये 4 जो अभिलेख हैं जिसमें हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है, लिख लो इनको, लिखना, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदगोलम, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदगोलम, उदगोलम, ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ध्यान रखना मेरी बात, इसको लिख लेना। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा, रुम्मीदेही का अभिलेख क्या है, सबसे छोटा अभिलेख है, ठीक है। कलिंग का जो है वो इसी का एक कालसी अभिलेख जो कहाँ मिला है, उत्तराखंड के से मिला है, कालसी में, ठीक है। किसने की थी उसकी खोज, 1807 में जॉन फॉस्टर ने उसकी खोज की थी, ठीक हो गया। चलो फिर हम लोग मिलाएंगे, ये तो
बड़ी भयंकर किताबें थी। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का हमारे पास 2 हो जाएगा, डी का कौन सा हो जाएगा? 4। यानी रामचरित जो है संध्याकांड। ठीक है, ये देख लेना। चलो, निम्न ग्रंथों में से कौन से अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है बेटा? अमीर खुसरो द्वारा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अमीर खुसरो ने सब लिखी है वो। ठीक है, सभी 1 2 3 4 जो है सभी उससे संबंधित है। अमीर खुसरो की बात करते हैं। अमीर खुसरो को भारत का तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, या भारत का तोता भी कहते हैं। इसी ने सितार और तबले का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सर्वाधिक शासकों का शासनकाल भी देखा था। अमीर खुसरो को सबसे पहले राजकवि किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे पहले उसको दरबारी कवि, दरबारी लिखो, दरबारी कवि जो है अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। वही था ना, खुसरो दरिया प्रेम का। ठीक है, तो वही वो देखी तू ना अलाउद्दीन वाली वो मूवी, तो बीच बीच में शायरी करता रहता है। ठीक है, जैसे वो बोलता भी है, हाँ भाई खुसरो तुम बताओ क्या कहते हो, नहीं रहता वो बीच बीच, देखी तुमने वो मूवी पद्मावत? बीच बीच में बोलता रहता है वो खुसरो। ठीक है, फिर वो क्या कर देता है, एक 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 शायरी फिर सुना देता है। ठीक है, तो खुसरो ध्यान रखना। ठीक है, कृषि सुधार में, कृषि सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवाने अमीर कोई की स्थापना किसने की थी बेटा? कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, दीवान एक अमीर कोई, जिसका अमीर कोई क्या होता था? सबसे इसका सीनियर हुआ करता था, कृषि विभाग था। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं कृषि के लिए, कृषि के ही सुधारों के लिए शेरशाह सूरी ने क्या किया था बेटा? कृषि सुधारों के लिए ही, कृषि सुधारों के लिए ही शेरशाह सूरी ने क्या किया था? पट्टा और कबूलियत प्रथा की क्या कर दी थी? शुरुआत भी जो है इसके द्वारा कर दी गई, पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे किए हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा, एक सरकारी दवाखाना। ठीक है, दीवान बदगान क्या किया था? एक दासों का। ठीक है, दीवान इंतिहाक, ठीक है, पेंशन विभाग की स्थापना कर दी थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, गुप्तचर प्रणाली। ठीक है, कौन से गुप्तचर विभाग की स्थापना कर दी थी ना अलाउद्दीन खिलजी, जब 4 अध्यादेश जारी किए थे अपने। ठीक है, दीवान ए वित्त विभाग के लिए क्या बनाया था अलाउद्दीन ने? दीवान ए मुस्त खराज की क्या कर दी थी? स्थापना भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। मसाहत प्रणाली की बेटा, खालसा भूमि इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा थी। मसाहत भूमि प्रणाली की इसने शुरुआत की। टैक्स को इसने 50% कर दिया। एकता प्रथा को अलाउद्दीन ने समाप्त कर दिया। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो अलाउद्दीन हो जाएगा। ठीक है, कठोर दंड व्यवस्था बाजार के लिए तो कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। 4 अध्यादेश चलाने वाला अलाउद्दीन खिलजी। चलो 51, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने केंद्र शासित और ये थे? बताओ जरा फटाफट। कितने थे? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। तो जब बना बलवंत राय, सबसे पहले कौन सी समिति बनी? जरा फटाफट बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ शुरू से। हाँ, अभी हाँ हाँ गोलक। बताओ बताओ, भारत का एकीकरण हुआ ना? कौन क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुआ भारत के एकीकरण में? बताओ बताओ, ऐसे ही होगा बेटा याद। ये मैं अपना रिवीजन थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ। चला लिया है तो 53 में बना बेटा, उससे पहले भी तो बने हैं। मेन वही है, पर उससे पहले भी तो बने हैं। हाँ, याद करो याद करो ये। हाँ हाँ, याद करो फटाफट। अरे यहाँ गलत बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करेक्शन करा दूंगा। हाँ, ऐसा नहीं है। एस के धरा आयोग बना 1948 में। 48 में इसने क्या की? अपनी रिपोर्ट सौंपी। फिर क्या बोला इसने? हाँ, भाषा के आधार पर नहीं की जा सकती, अगर आपको करना है तो प्रशासन के आधार पर कर लो। इसी की रिपोर्ट के लिए कांग्रेस सरकार ने कमेटी बनाई, कौन सी? बताओ बताओ, कौन सी कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने? क्योंकि आंदोलन हो रहे थे ना, पट्टार सितार वो सॉरी पोटी सिरुमा मल्लू, 53 दिनों की भूख हड़ताल याद है? हाँ बताओ, तो कौन सी बनाई थी कांग्रेस ने? अभी मैं बोलूंगा तो याद आ जाएगा। हाँ, यही चीज है बेटा, यही यही पता है मुझे, तुम्हें पता है, पर ये मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ, जेबीपी समिति बेटा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया, 3 लोग है। इन्होंने भी कहा कि ठीक है, 1949 में रिपोर्ट सौंप दी इन्होंने। जैसे रिपोर्ट सौंपी चलता रहा। ठीक है, तब इन्होंने डेमो के तौर पर क्या बनाया 59 में?
आंध्र प्रदेश को बना दिया, सॉरी किसे, राजस्थान के नागौर जिले से इसको शुरुआत कर दी गई, ठीक है। उससे पहले अगर हम देखो तो पंचायती राज है, खैर, लेकिन हमने कहा कि 1953 में पहला किसको बना दिया राज्य, आंध्र को बना दिया तेलुगु भाषाई आधार पर 1953 में, और उन्हें लड़ाई झगड़ा कर दिया तो इन्होंने एक कमेटी बना दी फजल अली आयोग। और कौन कौन थे फजल अली के साथ, अरे 3 लोग थे ना, एक अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे, कौन कौन से थे उस सदस्य, मैं बताऊंगा नहीं, याद करो फटाफट कौन कौन से सदस्य थे। हृदयनाथ कुंजरू, और बताओ। अब ये एक तुम खुद ढूंढोगे, नहीं तो तुम घर जाके भूल जाओगे ढूंढना, घर जाके कम से कम ढूंढोगे तो कौन था वो दूसरा, ठीक है। हाँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एक था हृदयनाथ कुंजरू, और फजल अली क्या था उसका अध्यक्ष था, एक और था इनका साथ, ठीक है। अब वो घर जाके ढूंढोगे तुम आज, अगर क्यूरियोसिटी होगी ढूंढने की कि भाई कौन था वो, तो जरूर ढूंढोगे घर जाके आप भी ढूंढोगे जैसे मैं बाहर जाऊंगा, ठीक है। हाँ, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए बेटा, तभी याद होती है चीजें, ठीक है। अब ढूंढो, तुम खुद ढूंढोगे इसको बाद में। तो इसको बनाया फजल अली आयोग ने, अपनी रिपोर्ट दी कि बना दो भाई सबको, और क्या बना दिया इन्होंने, 6 राज्य और 14 राज्य और 6 क्या बना दी, यूनियन टेरिटरी इन्होंने बना दी इसी फजल अली आयोग के उसमें। फिर एकीकरण हुआ, वल्लभ भाई ने एकीकरण कर दिया, ठीक है, वो आगे की चीज है। किसी विशेष दर्जा देने के लिए कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है, कौन सा नहीं किया जाता बेटा, ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति और जनजाति की बड़ी जो आबादी है, ये किसी भी उसमें किसी राज्य को विशेष राज्य का अगर दर्जा देना है तो उसमें ये काउंट नहीं किया जाता। क्या काउंट किया जाता है विशेष राज्य के लिए, कि पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए, कठिन भूभाग होगा, कम जनसंख्या घनत्व डेंसिटी वहां पर होगी, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक जो है उसके क्या होते हैं स्थान लगते होंगे, तो इसलिए दिया जा सकता है इसको विशेष राज्य का दर्जा। भारतीय संविधान 338 के अंतर्गत निम्न में से किस आयोग की गठन की बात की गई थी, बताओ कौन सा है यहाँ पर, अनुसूचित जाति, कहाँ है अनुसूचित जाति, ऑप्शन डी, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। पहले से अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों आयोग एक साथ हुआ करते थे बेटा, लेकिन बाद में 2004 के बाद हमने इनको क्या कर दिया, 89वां संविधान संशोधन किया और हमने इनको अलग कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, आर्टिकल्स की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 38 में क्या है, मैंने उस समय बताया था, आर्टिकल 38 में क्या है हमारे पास, एससी अनुसूचित जाति, 38 ए की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एससी जनजाति, और अगर हम बात करते हैं 38 बी की अगर बात करते हैं बेटा तो हमारे पास हो जाती है ओबीसी। ओबीसी को इन दो को तो हमने 89 में संविधान संशोधन से जोड़ा, और ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी को किससे, 102 में संविधान संशोधन से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, बाकी बात करते हैं महिला आयोग, बताओ जरा इसमें महिला आयोग, महिला आयोग कब हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब हो जाएगा, 1993 का हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो कब का हो जाएगा, 1993 का हो जाएगा, ठीक है। पहली कौन थी हमारे पास, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती, हाँ बहुत बढ़िया, क्या था हमारे पास, जयंती, लिखना है तो लिख लो, जयंती पटनायक पहली महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी हमारे पास, ठीक है। रंगनाथ मिश्रा, मानवाधिकार आयोग का कौन था सबसे पहला हमारे पास, कौन था हमारे पास, रंगनाथ मिश्रा, ठीक है, कौन हो जाएगा, रंगनाथ मिश्रा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हमारे पास है राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए कौन सी अधिसूचना जारी कर सकता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 342 में, ठीक हो गया। चलो 338 अभी पढ़ लिया हमने, किससे संबंधित है बेटा, एससी से संबंधित, यानी राष्ट्रपति किसी राज्य के विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को ही, यानी किसी भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है, केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, इसलिए 342 में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जाता है, किस आधार पर लगाया जाता है, हाँ बताओ किस आधार पर, केवल और केवल संविधान के उल्लंघन। महाभियोग कहां से ले रखा है हमने, यूएसए के संविधान से, कौन से आर्टिकल में बेटा, आर्टिकल 61 में। और कब लगाया जाता है, संविधान के उल्लंघन पर। क्यों लगाएगा, कि संविधान का उल्लंघन हो, क्या संविधान में वर्णित है संविधान का उल्लंघन क्या है, नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं है, तो हमने ये कहा कि राष्ट्रपति पर ये लगाया जाता है। पहले क्या क्या होगा, महाभियोग की कैसे प्रक्रिया होगी बेटा, उस किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, 1/4 सदस्यों का हाँ होना आवश्यक है। जब वो जाएगा
14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है, फिर उस दिन वोटिंग होगी और अगर दोनों सदस्य 2/3 विशेष बहुमत से इसको पास करते हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना होता है और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे देगा। ठीक है, पदावधि। फिर हमने कहा कि राष्ट्रपति जब अपना क्या दे देगा, इस्तीफा दे देगा, क्या अभी तक किसी पर चला है? अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अभी तक नहीं चली है। ठीक हो गया। चलो, श्रम प्रधान तकनीक को इस किसमें चुना जाता है? श्रम प्रधान, जहां पर श्रमिक ज्यादा हो। अधिशेष में, हाँ बिल्कुल। देखो, पूंजी समृद्ध अर्थव्यवस्था में कभी भी श्रम नहीं होगा विकसित, विकसित अर्थव्यवस्था में कभी भी नहीं होगा। कहां पर होगा ये? श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था में। यानी ये किसकी बात कर रहा है? विकासशील अर्थव्यवस्था में। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में हमें क्या मिलता है बेटा? श्रम प्रदान सबसे ज्यादा मिलता है। भारत क्या एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो हमारे यहाँ क्या मिलता है? मैन पावर क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है ना। ठीक है, चलो, सूक्ष्म और मैक्रो अर्थशास्त्र शब्द 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 किसने बनाए हैं बेटा? सूक्ष्म और ये किसने बनाए हैं? रेगनर फ्रिश ने जो बनाए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये ध्यान रखना, मैक्रो अर्थशास्त्र की अगर बात करते हैं, देखो सूक्ष्म यानी मिक्रो, माइक्रो और हमारे पास मैक्रो, सूक्ष्म और मैक्रो दो अर्थशास्त्र अलग अलग हैं। दोनों के शब्द तो किसने दिए हैं? रेगनर ने ही दिए। शब्द दोनों ने उसी ने दिए हैं। लेकिन अगर मैक्रो की बात आएगी तो मैक्रो के जनक, मैक्रो अर्थशास्त्र के जनक हो जाएंगे J.M. कीन्स। और हमारे पास सूक्ष्म यानी माइक्रो जो है, हमारे पास सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है, माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, उसके जनक हो जाएंगे अल्फ्रेड मार्शल। ठीक हो गया। शब्द दोनों का एक नहीं दिया है, रेगनर फ्रिश ने दिया है। लेकिन मैक्रो की अगर बात करेंगे तो J.M. कीन्स हो जाएंगे, और अगर उसकी बात करें अल्फ्रेड मार्शल की तो ये सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, आर्थिक किराया। अब बताओ भाई, यहां से शुरू। आर्थिक किराया भूमि के अलावा अन्य कारक को दिया गया क्या है? हमारे पास अशेष हो जाएगा। पूरक वस्तुओं का क्रॉस प्राइस, इलास्टिसिटी क्या होती है? हमेशा पूरक जो वस्तु होते, पूरक वस्तु किसे कहते हैं? पूरक वस्तु, पूरक वस्तुएं। अच्छा, सब्स्टिट्यूट फिर क्या होगा? वस्तुएं होती है ना हमारे पास, कैसे होती है बताओ? और कौन कौन सी वस्तुएं? कॉफी, उसमें क्या कर सकते हैं हम? इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक वस्तुएं जैसे हम लोग कहते हैं ये कार और पेट्रोल कैसा होगा? नहीं, कैसी वस्तुएं होंगी? चाय कॉफी पूरक वस्तुएं नहीं है बेटा, सब्स्टिट्यूट है, गुड्स है वो, सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो। पूरक वस्तुओं का मतलब जो एक दूसरे को क्या करती हैं, बिना एक दूसरे के पूरी नहीं होती हैं वो। ठीक है, हमने कहा कार और पेट्रोल। कार है, जब पेट्रोल होगा तभी चलेगी, नहीं तो गया। मोबाइल और सिम, मोबाइल ले लिया सिम ही नहीं है, क्या करोगे उसका? सिम ले लिया मोबाइल ही नहीं, क्या करोगे उसका? ठीक है, तो ये पूरक वस्तु। तो हमने कहा कि जब भी होते हैं तो उनका क्रॉस प्राइस, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं? हाँ शायद, उसकी तरलता हमेशा क्या होती है बेटा? नेगेटिव में होती है। हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे? हमेशा नेगेटिव में होंगे। नेगेटिव क्यों होता है ये पूरक वस्तुओं का नेगेटिव क्यों होगा? उनकी जो क्रॉस प्राइस होता है ना बेटा, क्रॉस प्राइस, उनका जो क्या होता है? क्रॉस प्राइस, प्राइस है ना पैसा, क्रॉस प्राइस एक दूसरे का नेगेटिव क्यों होता है? इकोनॉमिक्स पढ़ ली? ये याद नहीं करनी, इकोनॉमिक्स याद थोड़ी होती है, तो समझने है बस। पूरक वस्तुएं एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरी है बेटा। ठीक हो गया। क्रॉस प्राइस क्या है? क्रॉस मतलब एक दूसरे के क्रॉस जाते हैं, प्राइस में एक दूसरे के जब क्रॉस होगा तो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है? यानी संतुष्टि हमेशा क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक। ये अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ऋणात्मक होगी, पॉजिटिव मतलब धनात्मक होगी, बड़ी हुई। देखो इसको ऐसे समझो, चलो इसको इसको समझा देता हूँ जरा आगे, तो फिर वैसे ही है हमारे पास। कार और पेट्रोल बताया मैंने, सपोज करो पूरक वस्तुएं हैं। मानो एक ने एक का दाम बढ़ा दिया, हम कार खरीद रहे थे,
एकदम से क्या हुआ बेटा, एकदम से पेट्रोल के दाम बढ़ गए। क्रॉस प्राइसिंग में कर रहे हैं, अभी तक नॉर्मल चल रहा है, पेट्रोल अभी 90-93 रुपए लीटर है। मान लो पेट्रोल जो है 500 रुपए लीटर हो जाए, 500 रुपए पर लीटर, कितना रुपए हो जाए, 500 रुपए पर लीटर यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो कार के प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्रॉस प्राइस, क्या प्रभाव पड़ेगा इन पर? अरे इसके प्राइस घटेंगे या बढ़ेंगे? क्रॉस प्राइस हो जाएगा ना, क्यों? डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। क्यों भाई, 500 रुपए का लीटर का जो तेल लेगा वो तो भाई अमीर ही आदमी चलेगा, फिर गरीब आदमी तो चलाएगा ही नहीं फिर तो। और कार जो सपने थे, लोगों ने पैसे जमा कर कोई कार लेगा नहीं, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, बंद हो जाएगी। बंद मतलब कम, पेट्रोल ऊपर, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि अगर ठीक इसका रिवर्स हो जाए, ये प्रभाव पड़ गया ना, देखो क्रॉस प्राइस में ऋणात्मक हो गया, ठीक है। और जैसे अगर मानो हम कार के प्राइस को ऊपर कर देते कि जो एक कार अल्टो जो है 5-4 लाख रुपए की आ जा रही है, और भारत में सबसे कम कार जो है 20 लाख की हो, तो अल्टो 20 लाख से शुरू हो रही है, सबसे कम गाड़ी है, खत्म से खत्म गाड़ी 20 लाख की है। तो 20 लाख की कार, तो कोई पेट्रोल को लेगा? पेट्रोल के दाम नीचे, ऋणात्मक, क्योंकि लोग भाई खरीद ही नहीं, पेट्रोल का क्या करेंगे, क्योंकि वो पूरा कॉस्ट है, वो तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। समझ रहे हो बात को? मोबाइल और सिम, मोबाइल की कीमतें भयंकर बढ़ जाए तो सिम सिम वाले कंपनियां तो बोले क्या करोगे सिम का, और मोबाइल घट जाए और सिम मिले तुम्हें 1 लाख रुपए का एक, तब रखो, 2-2 3-3 रखते हैं, अब तो 4-4 5-5 भी रखते हैं, ठीक है। तो होगा ये क्या होता है बेटा, क्रॉस प्राइस एक दूसरे के क्या आती है, हमेशा नेगेटिव में, ऋणात्मक में आती है, ठीक। चलो, उपभोक्ता अधिशेष क्या होता है, कंज्यूमर जो सरप्लस होता है हमारे पास, क्या होता है, जब किसी वस्तु से क्या होती है बेटा, अतिरिक्त संतुष्टि जब मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता अधिशेष। अधिशेष जहां भी आ जाएगा ना, तो उसको बस ये ध्यान रखना, किसी चीज को किसी मात्रा से अतिरिक्त दिया जा रहा है, जहां पर अधिशेष, अतिरिक्त दी जाने वाली राशि क्या होती है, अधिशेष, उसी को बोलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में नहीं पढ़ा तुमने वन वन वर्ड्स वाले, उत्तराखंड बोलो, हिंदी में, हिंदी में तो है ही अधिशेष वाले। उत्तराखंड में हाल ही में, अच्छा चलो अब आ गया थोड़ा करंट अफेयर। उत्तराखंड में हाल ही में उत्पादित हिमालय एस्टेल ऑब्जर्वेटरी इस किस स्थान पर स्थापित की गई है? ये शायद देखना है आंसर, क्योंकि करंट का आंसर है, रानीखेत है यार इसका आंसर, ठीक है। रानीखेत कॉन्टोवेंट क्षेत्र में जो है इसको कर दिया गया है, ठीक है। इनको जरा घर में भी देखना, हाँ, करंट अफेयर को, ठीक है। हाल ही में खोजी गई हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक एक चमगादड़ प्रजाति भारत में किस किस स्थान पर पाई गई है? तो उत्तराखंड में ही इसकी पाई गई है। उत्तराखंड है ना, देखते चलो, हाँ उत्तराखंड में ही पाई गई है। देखो परसों भी हमने 2-3 चीजें लिखाई थी भाई, ठीक है, कि भाई कहाँ मिले थे बताओ जरा, परसों क्या क्या लिखाया था, बस भूल गए, ऐसे में कैसे हो गया यार, बताओ, परसों ही लिखा है, 2-3 दिन पहले। गधे की आकृति का, आकृति मतलब गधे जैसा, क्या मिला है? अब वो भी नहीं बताऊंगा मैं अब दोबारा, वो भी तुम घर के पुराना पेपर जब ढूंढोगे खोलोगे, ये तुम्हारे भले के लिए बताने को तो मैं भी बता दूंगा अभी, ठीक है। अब तुमने घर जाना है, वो पेपर खोलना है कि क्या थे वो, 2 लिखाए थे ना, 2 लिखाए थे, हाँ, वो घर जाके ढूंढना आज उस पेपर में क्या था। हाँ, बंगाल टाइगर कहाँ मिले, ठीक है। और है, हाँ, हाँ, बताओ, गोविंद उसमें मिला था वो, सीरू, हिमालयन सीरू, ठीक है। उत्तरकाशी जिले के किस गांव को बुआरी विलेज के नाम से जाना जाता है? मथोली गांव, ठीक है। किसको जाता है? मथोली गांव। हर्सिल गांव की बात आएगी तो इसको किस में रखा गया बेटा? वाइब्रेंट गांव में जो है इसको रखा गया है, किसमें? वाइब्रेंट गांव में इसको रखा गया है, ठीक है। मथोली गाय, बुआरी विलेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि होम स्टे जो पर्यटन को संचालन, क्योंकि महिलाएं क्या कर रही है वहां पर, होम स्टे को संचालन, लोगों को घुमाना, खाना पीना, उनके रहने की व्यवस्था करना, सब यही कर रहे हैं, इसलिए इसको बुआरी विलेज के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में महालेखाकार का दायित्व किसने संभाला है बेटा? तो परवेज आलम, ऑप्शन सी हो जाएगा, परवेज आलम। 100 दिनों का रोजगार, अब 100 दिन नहीं है, हाँ, ठीक है, दिनों का रोजगार कितना हो गया अब?
125 दिन, ठीक है। प्रथम स्थान किसका रहा था इसमें, इस समय पर देहरादून का प्रथम स्थान रहा है, ठीक है। ये तो करंट अफेयर है, पढ़ते रहो करंट अफेयर को। अंतर्दृष्टि संस्कृत डाक रूम का शुभारंभ उत्तराखंड में कहां पर कर दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, ठीक है, देहरादून में। किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती कर दी गई है बेटा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी में, ठीक है। ये यानी कि मोबाइल मेडिकल यूनिट एक वैन है, ये सारी उसमें टेस्ट वगैरह सब है, यहीं से ही क्या किया जाता है, फोन करो ये यूनिट आपके पास आएगी, आपका ब्लड सैंपल, ठीक है, छोटी मोटी दवाई देगी। तो 3 जगह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया है। कितनी यूनिट लगाई गई है बेटा, इसकी 5 यूनिट लगाई गई है, ठीक है। 2 हरिद्वार में है, ये 2 उधम सिंह नगर में और 1 टिहरी में, ठीक है। तो आप फोन करो, ठीक है, आपका ब्लड सैंपल, आपकी रिपोर्ट जो है दे देंगे, उसको कहते हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। त्रिजुगी नारायण मंदिर वैश्विक विवाह स्थल है, जो उत्तराखंड के किस जनपद में है बेटा, रुद्रप्रयाग जनपद में है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर त्रिअग्नि आदिकाल से एक कुंड वहां पर जल रहा है, तीनों देवताओं ने वहां पर की थी, ब्रह्मा जी ने पूजा की थी, भगवान शिव पार्वती का विवाह वहां हुआ था, एक अखंड ज्योत जो है वहां पर चल रही है, इसलिए मान्यताएं हैं कि वहां पर विवाह स्थल के रूप में, डेस्टिनेशन के रूप में, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जो है इसको भाई चुना गया है त्रिजुगी नारायण, जो कहां पर है, रुद्रप्रयाग जिले में है। भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच एक उद्देश्य से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है, किस चीज के लिए हस्ताक्षर हुआ है वो, ठीक है। हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा, मिलिट्री अन्न और उनसे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय। पंतनगर विश्वविद्यालय कब है, कब का है, 1960 का, ठीक है। और यहीं से ही क्या हुआ था, यहीं से ही क्या हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। उत्तराखंड में किस प्रणाली के लिए पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 मिला है, तो उत्तराखंड जीएमएस जो एक प्रणाली है उसको मिला है। अब आगे भाई तुम्हारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो 71 का आंसर बताओ, 71 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। मैं सीधे सीधे आंसर ही पूछ रहा हूं तुमसे, ठीक है। 71 का हो जाएगा बी, क्योंकि अब तुम्हारा ही विषय है ये, इसलिए। चलो 72, हाँ क्या किया बताओ, ऑप्शन कौन सा होगा वो, सी वाला, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, सी आंसर हो जाएगा, 72 का आंसर हो जाएगा सी। चलो बताओ 73, परोपकार का मूल नैतिक सिद्धांत क्या है, सी, दूसरों, 73 दूसरों के कल्याण को, कहाँ है वो, अच्छा तभी कहूँ मैं, 73 का कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है, दूसरों के कल्याण को अधिकतम करना, ठीक है। फिर 74 का बताओ, 74 का हो जाएगा, किसी व्यक्ति को कार्य करने के परिणामों के लिए कब जिम्मेदार ठहराया जाता है, जब उसे परिणामों का क्या हो, पूर्वाभास हो। बताओ उपयोगितावाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्या है, अधिकतम लोगों के लिए क्या करना, अधिकतम लाभ, ठीक है। व्यावसायिक नैतिकता में विल्स विसल लोबलिंग, ठीक है, का अर्थ क्या होता है 76 का बताओ, हाँ बी ना, हाँ, अनैतिक कार्यों की क्या करना, रिपोर्ट करना, ठीक है। चलो कौन सा है अब अगला, 77, नैतिकता और कानून में क्या अंतर है, नैतिकता और कानून में क्या अंतर है, सी, ठीक है, कानून कानूनी मानकों पर, नैतिकता सही गलत पर आधारित होती है। आधुनिक प्रबंधन में नैतिकता का सीधा संबंध किससे है, सही आचरण और व्यवहार के सिद्धांत, ये तो मैंने भी तुक्का ही मारा, ठीक है। चलो 79 की अगर बात करेंगे, तो एक औपचारिक दस्तावेज को संगठन में व्यवहार के लिए नैतिक मार्गदर्शन करता है, वो क्या कहलाता है बेटा, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। देखभाल का कर्तव्य का क्या अर्थ होता है, ग्राहकों और सैकड़ों की सुरक्षा के लिए। 81 का आंसर हो जाएगा, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर क्या पहुंचेंगे, तीनों एक साथ। एक कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है सिलिका, ठीक है, 82 का सी। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था बताओ, हाँ हाँ ठीक है, किसने दिया था, जॉन डाल्टन, ठीक है, हमारे पास सी आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आपके इंद्रिय पर। आगुण बल की एसआई मात्रा कौन है, हाँ बी, हाँ ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है। मीटर पर सेकंड किसका है, त्वरण का होता है शायद मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ओम किसका होता है, विद्युत प्रतिरोध का होता है शायद ओम, है ना, हाँ।
अल्जाइमर अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर मतलब दिमाग को करता है बेटा, मस्तिष्क को। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हाँ, हेमेटोपाइसिस। ठीक है, लुकेम हीमोफीलिया। ठीक है, हमारे पास लुकेमिया किससे संबंधित है बेटा? कभी ये भी आता है हमारे पास। लुकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर से संबंधित है लुकेमिया। ठीक है, जब हमारे पास आरबीसी बढ़ जाती है, ठीक है, तो तब जो है लुकेमिया होता है। ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ती रहती है। ठीक हो गया। चलो 88 का बताओ जरा। है बी, 88 का डी। हाँ ठीक है, केवल 2। ठीक हो गया। 89 का बताओ। कौन सा हो जाएगा? डी, पिता। गलत किया किसी ने? ठीक है, चलो। किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा भाई? ममेरा भाई। ये तो सिंपल सिंपल से आज तो। ठीक है, क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। ठीक है, चलो 91। एक व्यक्ति एक बिंदु से गया। ठीक है, 91 का आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा, 5 मीटर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, एक व्यक्ति योग कर रहा है और उसका सिर नीचे की ओर, पांव ऊपर है, उसका मुंह पश्चिम की ओर, तो उसका बाएं हाथ किस दिशा में होगा? है? हाँ ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर। बताओ जरा 93 का आंसर बताओ। ए का है? अच्छा, ऑप्शन ए। हाँ ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? यू आंसर हो जाएगा। ठीक है, 94। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन के लिए सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वो काम करते हैं। ठीक है, वो कौन सा होता है? स्पीरियर फिशिंग। ठीक है, क्या होता है? स्पीरियर फिशिंग। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन बी स्पूमिंग। स्पैमिंग तो क्या होता है? बॉम्बिंग होता है। स्पैमिंग बॉम्बिंग, लगातार एक ही उस पर बार बार मेल वगैरह करना। ठीक है, चलो। ICERT का जो है पूर्ण रूप हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, 96 का ए। 97 इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो कौन सी हो जाए, किसमें आ जाती है बेटा? साइबर अपराध है वो। ठीक है, अपराध। ठीक है, चलो 98 हो जाएगा। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के पीछे प्राथमिक सिद्धांत क्या है? प्राथमिक सिद्धांत क्या है? बायोमेट्रिक के पीछे प्राथमिक सिद्धांत क्या होगा? बताओ बताओ। उपभोक्ता को, कर्ता को कुछ ऐसा चाहिए, पता नहीं क्या मतलब है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के पीछे प्राथमिक सिद्धांत क्या है? उपभोक्ता को कुछ ऐसा चाहिए। समझ में आया कुछ? या तो इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो खैर, 99 कौन सा शारीरिक बायोमेट्रिक विशेषता का उदाहरण है? सीधी से देखो, पासवर्ड उसमें होगा नहीं, बायोमेट्रिक में नथी करना भी सुरक्षा टोकन, उसमें क्या होगा? बायोमेट्रिक में क्या करते हैं? उंगलियों का फिंगरप्रिंट जो है वही लेते हैं। इनमें से कौन बायोमेट्रिक विशेषता नहीं है? किसकी विशेषता नहीं? इनमें से कोई नहीं। डी हो जाएगा। टाइपिंग स्टाइल, चलने का तरीका, कोई भी नहीं है बायोमेट्रिक का। तो पैटर्न भी हम लोग बायोमेट्रिक नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू।